क्या कदम उठाए गए, कौन कौन से स्टेप लिए गए बिहार गवर्नमेंट के द्वारा बाढ़ के रोकथाम के लिए, और के रोकथाम के लिए साइंस टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका है। हालांकि ये साइंस टेक्नोलॉजी के टीचर भी पढ़ाएंगे आपको, लेकिन भूगोल में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। वैसे अभी इधर देखा जा रहा है, खास करके इधर जो 63वीं 64वीं से, कि ज़्यादातर इकोनॉमिक ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हो। इकोनॉमिक ज्योग्राफी मतलब वो पूछ रहे हैं एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, यहाँ से ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। MSME, मेक इन इंडिया, मतलब ज्योग्राफी का जो टॉपिक है ना वो पूछ रहे हैं, वो इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ऐसी ज्योग्राफी जो इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है, मतलब ऐसी ज्योग्राफी ना जो प्योर ज्योग्राफी हो। लेकिन इस बार शॉर्ट नोट्स कर दिया तो थोड़ा ज्योग्राफी का दायरा वो बढ़ा सकते हैं, इसलिए हम लोग छोड़ के नहीं जाएंगे कुछ भी, दोनों कर दिया पार्ट आज। बिहार में बाढ़, फ्लड। पहले सबसे पहली बात, बाढ़ क्या होता है, फ्लड क्या होता है, कोई डिफिनेशन दे सकता है बाढ़ क्या होता है? ठीक बोलो। हाँ, फ्लड की डेफिनेशन है जब नदी, रिवर खतरे के निशान यानी डेंजर लाइन से ऊपर बहने लगे, डेंजर लाइन से अपर लेवल पे फ्लो करने लगे, तो उसी को क्या बोलते हैं? बाढ़ बोलते हैं। या अगर आपको समझ में नहीं आ रहा डेंजर लेवल, तो बोलना अपने तट से बाहर चली जाए नदी, अपने तट से, यानी इम्बैकमेंट। तट को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इम्बैकमेंट। जब नदी अपने इम्बैकमेंट से बाहर निकल कर बहने लगे तो उसी को हम बाढ़ कहते हैं। एक कॉमन परिभाषा है। सूखा की परिभाषा क्या है? जब बरसात के दिनों में 3 सप्ताह तक, जब बरसात के दिन में यानी रेन का जो सीज़न है, रेनी सीजन में जब 3 सप्ताह तक, 3 वीक तक लगातार वर्षा न हो तो उसको क्या बोलते हैं? ड्राउट। ड्राउट का डेफिनेशन क्या है? कि जब वर्षा ऋतु में, जब ऐसा नहीं कि जाड़े के दिनों में नहीं, गर्मी के दिन में नहीं, जाड़ा में तो ऐसे ही बरसात नहीं होता, गर्मी में तो ऐसे बरसात हो जाए तो बात अलग है, लेकिन वर्षा के दिन में यदि लगातार 3 सप्ताह तक यानी 21 डेज लगातार यदि वर्षा न हो तो उसको क्या बोलते हैं? सूखा, ड्राउट बोलते हैं उसको। तो बेसिक डेफिनेशन है। बिहार में बाढ़ की परिभाषा, बिहार में दो या कहीं भी दो, परिभाषा डेफिनेशन सेम होगा। अब बिहार में बाढ़ का कारण क्या है, बिहार में बाढ़ के कौन कौन से कॉज हैं, क्या कारण हैं कि बिहार में बाढ़ आता है? देखिए, कुछ कारण तो ऐसे हैं जो पूरे भारत में ही बाढ़ के वही कारण है जो बिहार में बाढ़ के कारण है। जैसे एग्जाम्पल अभी सुनिएगा ध्यान से, इसको पढ़ाई के रूप में नहीं लेना है। देखिए, BPSC में अब सवाल ऐसे पूछे जा रहे हैं, ध्यान दीजिए मेरी बात पर, BPSC में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जिसकी तैयारी आप कर लेंगे तो ये जरूरी नहीं कि सेम चीज़ आपसे वहाँ वो पूछेंगे। आपको वहाँ जाके अपना दिमाग लगाना पड़ जाएगा। आप पढ़ के जाएंगे तो आपको पूरा एक अपना नॉलेज भी वहाँ काम करेगा। मतलब ये मत सोच के जाइए कि हूबहू जो हम पढ़ के आए सीधे वहाँ बस नोट कर देना है। वो एक समय था जब डायरेक्ट पूछ लेते थे क्वेश्चन। अब इतिहास में भी बहुत चेंज कर दिए, हिस्ट्री में भी बहुत डायरेक्ट नहीं है, बहुत चेंज कर दिए। संथाल मुंडा पूछते पूछते पूछ लिए कि पूरे जनजातीय विद्रोह का क्या कारण था। आर्ट कल्चर में भी बहुत कुछ चेंज कर दिए। पहले आर्ट कल्चर में सीधे मौर्य कला, मौर्यन आर्ट की जो प्रॉपर्टी है लिखिए, अब वैसे नहीं पूछ रहे हैं। मौर्यन आर्ट की प्रॉपर्टी भी लिखिए और बौद्धिज्म का उस पर क्या इफेक्ट है उस आर्ट पर, ये लिखिए। तो आप बौद्धिज्म को अच्छे से समझते हैं, बौद्ध कॉन्सेप्ट को समझते हैं, तब न बता पाएंगे कि स्तूप क्या है ना, चैत्य क्या है, विहार क्या है। और मौर्यन आर्ट पढ़े होंगे, सर ने पढ़ाया होगा तो बताया होगा बौद्धिज्म का प्रभाव है कि गुफा में बनाया गया, बराबर की पहाड़ी में जो गुफा बनाया गया, बराबर की गुफा आपने सुना होगा, कर्ण चौपाल गुफा, सुदामा गुफा, लोमस ऋषि का गुफा है ना। हाँ, तो ये सब नागार्जुन की पहाड़ी और बराबर की पहाड़ी जो कि गया और जहानाबाद ज़िले के बीच में है। गया जिला और जहानाबाद ज़िले के बीच में है, एक्चुअली वो जहानाबाद में पड़ता है, मखदुमपुर के पास। तो हाँ, वही मखदुमपुर के पास में ही है। तो ये जो है ना, ये इस पर बौद्ध धर्म का प्रभाव है। अशोक ने कई सारे स्तूप बनवाए तो उस पर प्रभाव बौद्ध धर्म का आपको दिखाई देता है। तो जिसको बौद्धिज्म कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जो यही नहीं जानता बौद्ध बिहार क्या है, चैत्य क्या है, वो क्या लिख देगा। तो बात यही है, मतलब अब प्रैक्टिकल सवाल वो पूछेंगे, बनाएंगे, चूँकि अब अध्यक्ष महोदय सीधे इंटरफेयर करते हैं क्वेश्चंस में।
कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। नहीं जी, ये स्टेप जो लिया गया ये सब अध्यक्ष जी के कारण लिया गया है, इसमें कोई विशेषज्ञ स्टेप नहीं लिया है। वो खुद अपने से दिमाग लगाए कि यार इतना बड़ा अधिकारी बना रहे हैं, कुछ तो लाओ उसमें अलग चीज़। अब देखिए कॉमन चीज़ है, बाढ़ का पूरे भारत में ही बाढ़ का कॉमन कारण है और बिहार में भी बाढ़ का सेम ही कारण है, कुछ अलग कारण होंगे, मैं बताऊंगा उसको। कॉमन कारण सबसे पहले बात करते हैं। कॉमन काउज में यह है कि हम लोग बहुत तेज़ी से वनों को, पेड़ों को काट दिए, डिफॉरेस्टेशन बहुत तेज़ी से हुआ, जिसके कारण जो बाढ़ का क्षेत्र है वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो गया, बढ़ गया। डिफॉरेस्टेशन था, पेड़ था, तो बाढ़ को आगे बढ़ने से क्या करता था, वो रोकता था, जो कि अब पेड़ काट देने के कारण उसको रोकने का कोई एजेंट नहीं है और तेज़ी से बाढ़ जो है वो फैल जाता है, काफ़ी दूर तक के इलाकों को प्रभावित कर देता है। तो पेड़ का जो कटाई हुआ वो पूरे भारत में भी कटाव चल रहा है। यही कारण है कि बाढ़ का प्रभाव बढ़ जाता है। अगर नदी के किनारे तट पर अगर पेड़ लगा दिए जाएं लंबा एक श्रृंखला के रूप में, सीरीज के रूप में, तो निश्चित बाढ़ बहुत दूर तक नहीं फैलेगा। और दूसरा फायदा ये होगा कि बाढ़ के समय नदियाँ कटाव भी तेज़ी से करती हैं, इरोजन करती हैं, वो इरोजन भी क्या होगा, कम होगा। एकदम क्लियर है, तो मिट्टी भी बचेगा और बाढ़ से जो हमारी फसलें नुकसान हो जाती हैं उनका नुकसान है, या घरों कई सारे कच्चा मकान गिर जाता है। बाढ़ का प्रभाव अगर लिखने बोले क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कच्चे मकान गिर जाते हैं, फसल बर्बाद हो जाते हैं, मिट्टी का बहुत तेज़ी से उपजाऊ मिट्टी, यूजफुल जो सॉइल हैं, जो फर्टाइल सॉइल हैं, हाई प्रोडक्टिविटी वाले सॉइल हैं, वो सॉइल बहुत तेज़ी से कटते हैं। इसके अलावा कई एकाएक जब बाढ़ आता है तो कई जानवर उसमें बह जाते हैं। इंसान अगर घर गिरता है तो जान माल के साथ साथ जान का भी नुकसान होता है ना। तो प्रभाव में आप डाल सकते हैं, सब पूछ सकते हैं बाढ़ के प्रभाव लिखिए बिहार में क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा जब इंसान मरते हैं, जानवर मरते हैं, तो बाढ़ के बाद चीज़ें सड़ती हैं, गलती हैं, दुर्गंध फैलता है, जिससे महामारी है ना, एपिडेमिक्स फैलने के हो जाता है। इतना ही नहीं, जब ये सब होता है तो फिर सरकार को राहत कार्य में खर्चे उठाने पड़ते हैं। इससे फिजिकल डिफिसिट हमारा जो है काफ़ी बढ़ता है। फिजिकल डिफिसिट मतलब राजकोषीय घाटा हमारा बढ़ता है। हम कहीं और खर्चा करने वाले थे, लेकिन बाढ़ के कारण हमको कहीं और खर्चा करना पड़ रहा है। हेल्थ पे ज़्यादा खर्च बढ़ जाएगा, रिकन्स्ट्रक्शन, रिहैबिलिटेशन पे खर्च बढ़ जाएगा। ये सब बाढ़ के प्रभाव ही तो हैं। इकनॉमी में देखिए कई आयाम में आपको सोचना है, इकनॉमी में क्या होगा, है ना, सोसाइटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कृषि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इंडस्ट्री पे क्या प्रभाव पड़ेगा। हर आयाम में सोचेंगे तो अपने आप चीज़ें निकल कर आती जाएंगी। तो एक कारण तो ये हो गया, तो भारत में भी है ये कारण, ये बिहार में भी कारण है। दूसरा है नदियों में गाद की समस्या। नदी का जो कैचमेंट एरिया है, जिसमें इसको हिंदी में बोलते हैं जल ग्रहण क्षेत्र, नदी का जो कैचमेंट एरिया जिसमें नदी पानी बहा कर ले जाती है। नदी पहले काफ़ी गहरी हुआ करती थी, लेकिन शहर के नाले और कई चीज़ों के कारण नदी के नीचे, नदी में क्या हो गया, नीचे गाद जमा हो गया, सेडिमेंट जमा हो गया। सेडिमेंटेशन के कारण जो नदी का जो कैपेसिटी था, वो रखने का, पानी को रखने का, वो कैपेसिटी कम हो गया। मान लीजिए एक बाल्टी में पानी भरे हैं और बाल्टी में नीचे एक लेयर किसी और चीज़ का डाल दीजिए, तो जितना पानी पहले बाल्टी में आता था उतना ही पानी बाल्टी में आएगा, नहीं आएगा। तो रिवर का जो कैचमेंट है वो कम हो जाएगा, उसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा, गुरु उसमें गाद के कारण पानी को कम स्टोर कर पाएगा। तो जब पानी ऊपर से तेज़ी से पहाड़ से आएगा और पानी कम स्टोर होगा, तेज़ी से पानी आएगा और पानी कम स्टोर होगा, तो बहुत जल्दी पानी न बाढ़ में बदल जाएगा जी। पहले नदी ज़्यादा गहरी थी, खूब पानी स्टोर करती थी, हैं, और अब क्या है, अब क्या हुआ, नीचे में गाद जमा हो गया, एक लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर। हम लगातार गंगा जी में क्या डाल रहे हैं, पूरे पटना के नाला गंगा जी में तो गाद जमा हो रहा है ना जी। अरे गाद जमा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पूरा गंगा जी का पानी जो है नाला जा रहा है उसी में। तो हम सफाई कम कर रहे हैं और डाल गाद ज़्यादा आ रहे, तो उसमें क्या होगा, जितना पानी पहले वो रखता था अब थोड़े ही पानी में पानी बाहर निकल जाएगा, जिससे बाढ़ की विकराल समस्या उत्पन्न हो जाएगी। एक तो ये हो गया। दूसरा, शहरी क्षेत्र, 2 कारण बताया मैंने, एक डिफॉरेस्टेशन, एक नीचे सेडिमेंटेशन। 2 कारण से बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो रही है। प्रभाव भी कुछ बताया, क्या प्रभाव पड़ेगा बात की बात है। तीसरा कारण जो है, अभी हम बिहार और भारत
दोनों का कॉमन समस्या कारण बता रहे हैं, स्पेशल बिहार का कारण हम नहीं बता रहे हैं। मैंने बिहार में भी चलेगा ये, अब भारत में ही बाढ़ का कारण पूछा तब भी चलेगा। और तीसरा, फ्लड का जो तीसरा कारण है गुरु, ये कारण है कि आज हम नदी के जो क्षेत्र है उसको हम कैप्चर करते चले जा रहे हैं। जो अर्बनाइजेशन है ना, एक्सट्रीम अर्बनाइजेशन, एक टर्म आता है एक्सट्रीम अर्बनाइजेशन। हम शहरीकरण, आबादी के बढ़ने से और इस इकोनॉमी के युग में गांव छोड़ के लोग कहाँ आ रहे हैं, शहर में बसना चाहते हैं। तो शहर में कहाँ बसेंगे लोग, कहाँ जगह है? धीरे धीरे जो नेचुरल प्लेस है उसको लोग कैप्चर करते चले जा रहे हैं। गंगा जितनी चौड़ी थी पटना में, क्या उतनी चौड़ी है अब? किसी भी शहर में यमुना जितनी चौड़ी थी आगरा में उतनी चौड़ी पहले थी, अब है? आगरा में उतनी चौड़ी यमुना है, दिल्ली में उतनी चौड़ी यमुना है। जितने बड़े बड़े महानगर हैं रिवर के क्षेत्र को कैप्चर कर रहे हैं। तो कैप्चर करेंगे तो उसका जो पानी का जो स्टोरिंग कैपेसिटी है वो तो कम, नीचे गाद जमा हो जाए सेडिमेंट, तब भी उसका कैपेसिटी कम हो जाएगा। और उसके एरिया कैप्चर कर लीजिएगा तभी क्या होगा, तो उसमें पानी रखने का कम हो जाएगा, जिससे पानी बाहर निकल जाएगा। तो तीन का जो पूरे भारत में भी यही कारण है, अब और बिहार में भी यही कारण है। तीसरा, चौथा कारण ये है कि आज जनसंख्या के बढ़ने से हम, वेस्टर्नाइजेशन का मेन कारण बता देते हैं कि जनसंख्या के बढ़ने से आज क्या हो रहा है कि एग्रीकल्चरल लैंड नहीं मिल रहा है हमें। तो वहाँ पर पेड़ काट के हम क्या बना रहे हैं, एग्रीकल्चरल लैंड बना दे रहे हैं, वहाँ पर ग्रासलैंड बना दे रहे हैं, है ना। और ग्रासलैंड बनाने से बाढ़ का समस्या का निदान नहीं होगा। तो ये हुआ पूरे भारत लेवल पे। अब आते हैं बिहार के स्तर पर। बिहार में उत्तर से, नॉर्थ से जितनी भी नदियाँ आती हैं, यानी हिमालय से जितनी नदियाँ आती हैं बिहार में, उन नदियों की सबसे बड़ी समस्या है, उन रिवर्स की सबसे बड़ी समस्या है, उसमें इम्बैकमेंट है ही नहीं, उसमें तट है ही नहीं। नदी में कोई तट ही नहीं है, नदी प्लेन से बह रही है। और तट है भी तो इतना नीचे है कि बस उससे पानी बाहर आने में टाइम नहीं लगता। मैक्सिमम नदी, महानंदा हो, कोसी हो, इसमें कोसी में तो बिल्कुल है ही नहीं, कोसी एकदम प्लेन से बहती है। थोड़ा थोड़ा तट है कहीं कहीं, और महानंदा में भी है तो थोड़ा है, मेची में भी है तो थोड़ा है। मतलब कि उत्तर बिहार की जितनी नदियां हैं उसमें तट नहीं है, जिससे बहुत जल्दी बाढ़ का पानी, अब किनारा रहेगा तब ना स्टोर करके रखेगा, किनारा है ही नहीं। किनारा को ही बोल रहे हैं तट, कोस्ट या इम्बैकमेंट कह रहे हैं, इम्बैकमेंट नहीं है तो पानी बाहर निकल जाता है और बाढ़ की विकराल समस्या उत्पन्न हो जाती है। समझ में आ रहा है बात? इसके अलावा नगरीकरण के कारण और भ्रष्टाचार की समस्या के कारण, करप्शन के कारण आज क्या है कि नगर निगम के द्वारा शहरों के अंदर या गांव के अंदर नालियों की समय पर सफाई नहीं की जाती। नाली, पटना में बाढ़ आया 2019 में, शायद 19 में, 20 में तो कोरोना आ गया था, 19 में आया, 18 में हम कोचिंग खोले थे अपना। ऐसे मिलाता हूँ अपना हिसाब किताब याद रखने के लिए कि 18 लास्ट में हम अपनी कोचिंग खोले थे नया टोला में, GS एकेडमी। तो उस साल बाढ़ नहीं आया था, उसके अगले साल आया। अब 20 में कोरोना आ गया, उस साल भी बाढ़ नहीं आया था, तो बीच में 19 है तो 19 में बाढ़ आया था। तो पटना, आप लोग भी देखो पढ़ाई करते हो ना, तो कभी भी रटने और रिजिड होने की कोशिश मत करो, थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, कोरिलेट करो। मतलब कि रैम बन जाए, रटते हैं तो आपका दिमाग रैम की तरह काम करता है। कंप्यूटर में रैम होता है ना, वोलेटाइल मेमोरी है वो, पावर ऑफ होते ही सब भुला जाते हैं। लेकिन जब उसको कोरिलेट करके आप पढ़ेंगे ना तो आपका दिमाग बन जाएगा हार्ड डिस्क, परमानेंट मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, अब परमानेंट स्टोर रह जाएगा वो। भूल भी जाएंगे तो इधर उधर करके बता, अच्छा इस साल हुआ होगा, हो जाता है। 2019 में पटना में बाढ़ है, उसकी समस्या जानते हैं क्या था? करप्शन। नगर निगम के जो चीफ थे उनको हटाया गया, बुला करके मंत्री जी बैठे, सारे बड़े अधिकारी बैठे, और अनुपम था उसका उस समय, उसको बुलाया गया। अब बुला के भयानक उसकी बेइज्जती की गई। उस बड़े लेवल के अधिकारी है वो भी, और उसको एकदम बैठा के तुम ताम सब किया गया, उसको निकाला नहीं गया नौकरी से। मतलब तुम जिम्मेवार हो, तुमने क्या कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब एक IAS लेवल के अधिकारी, सीनियर, जो उस तरह के अधिकारी को तुम ताम कर दिया जाए तो मुंह दिखाने लायक रहेगा वो उस समय जरूरत भी था उसको। फुलरल पार्टी के जो कौन सी नाम उसका है, पुष्पम प्रिया चौधरी, चुनाव में मदद करना था तो रिजाइन कर दिए।
चुनाव में मदद किए। तो उसमें क्या था ना कि कर क्या दिया कि ऊपर ऊपर पॉलीथीन हटा। बहुत सारे नगर निगम के लोग हैं जिनको हम जानते हैं, अधिकारी टाइप को, उन्होंने बताया मुझे ये बात। ये नहीं कि अपने मन से कुछ मन बनावटी बात आपसे मैं बतिया रहा हूँ। मैं नगर निगम के बड़े बड़े जो अधिकारी उनसे बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हुआ क्या था ना, ऊपर से पॉलीथीन हटा लिया, अब फोटो खींच करके भेज दिया जी नाली सफाई हो गया। उनमें नियम होता है कि 7 इंच या 7 फीट कुछ ऐसे होता है, उतना नीचे तक नाली को क्या करना पड़ता है, पूरा गाद हटा के सफाई करना पड़ता, ताकि अगर बारिश वाला पानी आए भी तो पूरा स्टोर ना हो, उतना गहराई तक जाके बाहर ना निकले नाली से, वो अंदर नाली में आराम से वो एडजस्ट हो जाए और निकल जाए बाहर। तो ऊपर ऊपर पॉलीथीन हटा के अब फोटो खींच के डाल दिया कि हो गया जी, और सब पैसा खा गया। वो आया तो आता है तो उतना नाप के पैसा आता है। इस कारण से तो शहरों में बाढ़, अगर देखिए बारिश बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो बाढ़ को तो रोक नहीं सकते, ऊपर से पानी छोड़ेगा नेपाल तो रोक नहीं सकते। ये तो आपके हाथ में तो है ही नहीं। कर क्या सकते हैं उसके लिए, अपने नालियों को पूरी तरीके से सफाई, ताकि कहीं जाम ना हो, पानी लगातार निकले। पानी रुक जाता है तब ना फैल जाता है शहरों में पानी, या कहीं भी जो आम आदमी की समस्या होती है, बाढ़ में शहर में गांव में पानी घुसता है तभी तो नाली की सफाई नहीं होता। गाद, नालियों में गाद की मात्रा, उसकी सफाई समय से न होना, ये भी बाढ़ की बहुत बड़ा बाढ़ का कारण है बिहार में। क्लियर है। उसके अलावा अगला कारण क्या है, बिहार का जो नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, इंटरनेशनल जो हमारा ट्रीटी है, वो उतना मजबूत ट्रीटी नहीं है। नेपाल कभी भी हमारी बातों को जो हम कहते हैं वो उसको नहीं मानता, कई सारी चीज़ों में उसने रुकावट पैदा करता है। अगर नेपाल हमारे साथ सहमति जता दे हमारे शर्तों के साथ, तो निश्चित रूप से बिहार में बाढ़ की समस्या का काफ़ी हद तक निदान हो जाएगा। नेपाल को बोला जाता है कि भाई आप हमें अपने ऊपर में हमको चेक डैम बनाने दीजिए, चेक डैम बनाएंगे, ऊपर में हम जलाशय बनाइए, और जब बाढ़ आए तो उस पानी को हमारी तरफ छोड़िए मत, उसको एक बार राय लेकर के छोड़िए कि सर छोड़ रहे हैं, पहले बता दीजिए। तो उससे क्या होगा कि मान लीजिए छोड़ भी देंगे, बाढ़ आ भी जाएगा, तो पहले बता देंगे तो लोग उस क्षेत्र से क्या कर लेंगे, निकाल को ऊंचे स्थान पर लेके चले जाएंगे, जिससे उनके संपत्ति का भी नुकसान कम होगा, उस व्यक्ति का भी नुकसान कम होगा। तो हमारे यहाँ जो अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, वो मजबूत अंतर्राष्ट्रीय समझौता और सही अंतर्राष्ट्रीय समझौता न होने के कारण भी बाढ़ एक बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने आ जाता है। क्लियर है। इसके अलावा तो हो गया बाढ़ आने का कारण, तो मुझे लगता है सारे कारण समझ में आ गया होगा, याद भी हो गया होगा। अच्छा, इसको आप लिखने बोलेंगे, बोले सर लिखवाते नहीं। अभी बताओ कि एकदम बीपीएससी के मेंस देने जा रहे हैं, बीपीएससी का क्या देने रहा है, मेंस है ना, इसीलिए बच्चा कम हो गया क्या, लिखवाते उखवाते तो है नहीं, छोड़ दो क्लास है। हाँ, तो सोर्स आज मिल जाएगा, गलती था, लोग भेजा नहीं था, यही ना दिक्कत हुआ, पीपीटी नहीं भेजा आपको, सोर्स पीपीटी मिल जाता तो काम हो जाता आपका। चलिए हो गया, ये समझ रहे हैं बात, ये डेफिनेशन हो गया। हाँ, अब जो सबसे बड़ी बात है कि जब बाढ़ का आंसर आप लिखिए तो फ्लड का एरिया जरूर दिखाइए। ये जो है सबसे, ये कलर आप देख रहे हैं, ये जो आसमानी कलर है, इस कलर में ये अधिक बाढ़ से, ये क्या है, ज़्यादा प्रभावित, और ये जो है ये कलर जो आप देख रहे हैं, ये बाढ़ से कम प्रभावित, ये बाढ़ से अधिक प्रभावित, ये बाढ़ से अधिक प्रभावित और ये कम प्रभावित। ये आप जब मैप बनाइएगा तो बिहार का आउटलाइन बना दीजिएगा, और बीच से पूरा अलग अलग जिला बनाने की ज़रूरत आपको नहीं है, ये पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि कितनी भी प्रैक्टिस कर ले अलग अलग डिस्ट्रिक्ट नहीं बनेगा। आप केवल आउटलाइन बनाइए और मोटा मोटी ऐसे करके एक एरिया दिखा दीजिए कि मैक्सिमम इफेक्टेड एरिया और लिस्ट इफेक्टेड एरिया, ऐसे कर देंगे, है ना, बना देंगे 2। क्लियर है। इजी है कि नहीं मैप, अगर बिहार का मैप बन जाए तो दिखाना इजी है कि नहीं, और एरिया पता है, खाली किनारे का दिखा देना है, किनारे से नीचे तक थोड़ा सा, इधर से, अब बीच वाला पार्ट खाली कर देना है कि ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र थोड़ा सा। उससे क्या होगा कि शिक्षक को ये पता चल जाएगा कि विद्यार्थी जो है वो जानता है कि बिहार के किस क्षेत्र में बाढ़ आता है। आगे आइए, बाढ़ के कारण समझाए हैं, थोड़ा पढ़ देते हैं। बिहार में हिमालय से आज जाने से पहले हम पहले पीडीएफ आपको भिजवाएंगे, यहाँ से जाने से पहले आपके ग्रुप में जुड़ जाइएगा, और नहीं जुड़ेंगे तो
बोल देंगे, आप उनको व्हाट्सएप नंबर दीजिएगा तो आपको मैनेजमेंट वाले आपको भेज देंगे, है ना। नीचे जो बैठे हैं उनको, उनके पास है, अजय जी के पास है, तो अजय जी आपको सेंड कर देंगे। बिहार में हिमालय से आने वाली गंगा की सहायक नदियाँ कोसी, गंडक, घाघरा बहुत ज़्यादा गाद माने सेडिमेंट लाती है। इसे वे गंगा में अपने मुहाने पर जमा कर देती है। इसकी वजह से पानी आसपास के इलाकों में फैल जाता है। मैंने बताया सेडिमेंट की समस्या। कोसी, गंडक एंड घाघरा, द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा कमिंग फ्रॉम द हिमालयाज इन बिहार ब्रिंग अ लॉट ऑफ सिल्ट, यानी सेडिमेंट। सिल्ट बोलिए या सेडिमेंट बोलिए एक ही बात है। दे डिपॉजिट इट इन द गंगा एट इट्स माउथ। ड्यू टू दिस वाटर स्टार्ट्स स्प्रेडिंग इन द सराउंडिंग एरिया एंड बिकम्स द काउज ऑफ फ्लड। क्लियर है, समझ में आ रहा है? गए हैं जी? क्या बना है? द्वीप बन गया है, रिवर आइलैंड। तो ये गाधी से बनेगा ना। आपको जब हम नदी पढ़ा रहे थे प्रीलिम में, तो कितना बढ़िया से बताया। देखो, उत्तर भारत नदियों में द्वीप बनने का एक अलग कारण है, और दक्षिण भारत नदियों में नदी में रिवर आइलैंड होता है। सुना होगा आपने माजुली आइलैंड, सुना है ना। ब्रह्मपुत्रा रिवर में दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप स्थित है, पता है। विश्व का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड माजुली ये है। तो बताया था मैंने कि नॉर्थ इंडिया का जो नदी है उसमें जो रिवर आइलैंड बनता है वो सेडिमेंट के जमाव से बनता है, सेडिमेंट के जमाव से। लेकिन साउथ इंडिया में जो रिवर आइलैंड बनते हैं, क्योंकि साउथ इंडिया की नदी में उतना सेडिमेंट नहीं होता, क्योंकि वो कठोर क्षेत्र से बहती है, हार्ड एरिया से। तो वो क्या करती है कि बीच में जो चट्टान मिलता है ना, पत्थर जो रॉक्स मिलते हैं, उसी को काट काट करके क्या बना देता है, चारों तरफ से बहने लगता है। यानी साउथ के रिवर में जो रिवर आइलैंड बनते हैं, साउथ के रिवर में जो रिवर आइलैंड बनते हैं वो चट्टानों के कटने से, और नॉर्थ के रिवर में जो रिवर आइलैंड बनते हैं वो सेडिमेंट के जमाव से। क्लियर है? तो बिल्कुल है, वहाँ तो लोग जाते हैं, अभी देखते हैं कि जहाज से जाते हैं। आजकल जो गंगा नदी में जो आइलैंड बना है ना, NIT नहीं, वो जो मेरीन ड्राइव है ना, तो मेरीन ड्राइव बना है जो उसके से लोग जाते हैं, नाव रहता मशीन वाला, और उस पर जाकर लोग पिकनिक मना रहे हैं। खाना नहीं बनाते, इधर से ही पैक करवा लेते हैं थाली, और वहीं पर बैठ के खाते हैं। क्या मतलब है जी? घर में खाना ठीक नहीं लग रहा था, बालू पे बैठ के खाने का क्या मतलब है? हम भी एक दिन गए, निशिकांत तिवारी सर जो पढ़ाते थे इकोनॉमिक्स, जानते होंगे उनको, बोर्ड ऑफ में डिप्टी सेक्रेटरी हैं, उन्हीं के सब दोस्त, उनकी वाइफ सब जा रहे थे। बोले रजनी जी चलिएगा, 600 रुपया आदमी लग रहा है। तो ठीक है सर, आप नौकरी में हैं, बड़े भाई हैं, हम काहे पैसा देंगे? बोले चलिए ना, हम हैं तो फिर क्या दिक्कत है। तो हम कहे चलिए। तो हम गए तो वहाँ सब थाली उली सब लेके गया था, कोल्ड ड्रिंक थाली पूरा, बैठ के सब दबा के खाया। कुछ लोग नहाया भी उसी में, वही आइलैंड पे। हम कैसा लगा आपको रनीश जी? हमको बहुत अच्छा लगा। तो अगली बार अपने स्टूडेंट्स को भी लेके आना है, हम लोग उसका नेतृत्व करेंगे। सब पूछिएगा कौन कौन आना चाहता है स्टूडेंट से। 18,000 रुपया लगता है एक ट्रिप का, 3 घंटे घुमाने का। तो ऐसा करते हैं कि बच्चा लोग से पूछ लीजिएगा, अब चंदा करने की जिम्मेवारी आप ही की है। हम सर हम किसी भी बात नहीं की। तो अच्छा लगा था, अच्छा तो निश्चित रूप से लगा, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते दिन रात भाग, हम तो ज़्यादा भी पढ़ाते हैं, हम तो जितना पढ़ाते रहते हैं भाई, सुबह से लेकर रात तक हम पढ़ाते ही रहते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उस बीच में ना तो हम कोचिंग के बारे में सोच रहे थे, खाली ब्रजेश का मैसेज आया कि सर मेंस का टेस्ट का भी तो क्वेश्चन नहीं भेजे हैं। तो जा रहे थे जहाज में बैठने, हम मुंह से बोल बोल के टाइप कर रहे थे व्हाट्सएप पर। चलिए, दूसरा कारण समझिए, समझ में आ गया आपको, आपका प्रश्न का उत्तर? अब तो कोई दिक्कत ना है। अब मुझे लगता है कि फ्लड का रीजन, आप इसके लिए हम लिखवाएं चाहे ना लिखवाएं, आप लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे? देखिए, सेटिस्फैक्शन है तो बोलिए। जहाँ पर डाउट हो, प्रॉब्लम, क्लास छोड़ने से अच्छा है कि डाउट बताइए। तो पता चला कि सर आप लिखवाते नहीं हैं, खाली समझाते हैं। तो मुझे लगता है ना कि ये सही तरीका है, समझा देना। पहला पैराग्राफ में क्या लिखेंगे, सेकंड पैराग्राफ में क्या लिखेंगे, थर्ड पैराग्राफ में क्या लिखेंगे, ये ज़्यादा बेहतर है हूबहू लिखवा देने से। उससे क्या घाटा होगा आपको जानते हैं? इसमें कई बच्चे ऐसे होंगे जो फिर लिखना छोड़ देंगे, वो सिर्फ पढ़ना शुरू कर देंगे, अब परीक्षा में ही जाके लिखेंगे। हम पढ़ते थे, प्रोफेसर माजिद हुसैन मेरे गुरु हैं, तो उनसे हम पढ़ते थे, तो वो क्या करते, पढ़ाते 1.5 महीना में भूगोल ऑप्शनल ख़त्म कर देते थे। IAS के लिए, IAS के लिए सिविल सर्विसेज ऑप्शनल पेपर ज्योग्राफी का सिलेबस वो 1.5 महीने में ख़त्म। नाम सुने हैं उनके? उनका प्रोफेसर माजिद हुसैन का सुना है ना? उनकी भारत ज्योग्राफी ऑफ इंडिया उनकी आती है। हाँ, तो 1.5 महीना में ख़त्म। तो कैसे करते थे? एक दिन में 5 टॉपिक, करते कुछ नहीं थे।
पहला पैरा में ये, दूसरा पैरा में तीसरा, पहले समझा दिए टॉपिक, फिर बता दिए पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा निष्कर्ष, कल सब लिख के ले आना। हो गया। दूसरा कारण देखिए, नेपाल से और फरक्का बैराज, आपको पता है बड़ा बांध हो तो उसको डैम कहते हैं, और डैम छोटा हो तो उसको बैराज कहते हैं। अभी पूरा अभी आपको जाने नहीं देंगे, ग्रुप में इसको भेजवा ही देंगे आज, तभी कहीं जाइए, तो फिर कल आके बोलिए कि मास्टर लिखवाता नहीं है। नेपाल और फरक्का बैराज से, वो वाला भेजवा देंगे। नेपाल और फरक्का बैराज से छोड़े जाने वाले अत्यधिक मात्रा के जल, बोले हैं अभी कि हमारा नेपाल से समझौता इतना कमज़ोर है, नेपाल हमारी बात नहीं सुनता, और बरसात के समय में पूरा पानी नेपाल से छोड़ देता है। नेपाल ऊंचाई पर है, उसका तो कोई नुकसान नहीं होता, हमारा नुकसान बहुत बड़ा हो जाता है। नेपाल, फरक्का बैराज बंगाल में है। फरक्का बैराज कहाँ है गुरु? बंगाल में। नेपाल और फरक्का बैराज से छोड़े जाने वाले अत्यधिक मात्रा में जल से भी कोसी क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति बन जाती है, जिसके कारण सन 2008, अगर सारे ईयर का नाम अगर नहीं भी एग्जाम में लिखे, 2-3-4 ईयर लिख देंगे तभी टीचर को लगेगा कुछ बाढ़ का हिस्ट्री भी बच्चों को पता है, वो थोड़ा आपका एक्स्ट्रा कर देता है। सन 2008, 2011, 2013, 2015, 17, 19 वर्ष हैं जब नेपाल से पानी छोड़ा गया और बिहार उसके कारण बाढ़ आ गया। कोसी, नारायणी मतलब गंडक, नारायणी पूछा भी प्रीलिम में इस बार कि बिहार में किस नदी को नारायणी के नाम से जानते हैं, पूछा है ना इस बार, तो गंडक। तो बिहार में नारायणी, करनाली, राप्ती, महाकाली वे नदियां हैं जो नेपाल से होकर बहती हैं और बाढ़ का कारण बनती हैं। एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर रिलीज्ड फ्रॉम नेपाल एंड फ्रॉम फरक्का बैराज एंड क्रिएट्स फ्लड, मैंने फरक्का बैराज और नेपाल से क्या छोड़े जाते हैं, बहुत सारे पानी छोड़े जाते हैं जिस कारण फ्लड आ जाता है। द ईयर 2008, 2011, 2013, 2015, 17, 19 आर द ईयर when water has been released from Nepal and caused flood in Bihar. Kosi, Narayani, Karnali, Rapti, Mahakali are the river which flow into India through Nepal. क्लियर है? सेम चीज़ है। आगे आ जाइए। तीसरा, बिहार में तटबंध, अभी बोला हूँ इम्बैकमेंट की समस्या। बिहार में तटबंध की समस्या, तटबंध मतलब तट नहीं है। अब पानी आएगा छूटेगा तो उसमें स्टोर करने के लिए कोस्ट रहेगा तब ना स्टोर करेगा, वो है ही नहीं नहीं है तो फैल जाएगा गुरु। बिहार में तटबंध क्षेत्र जरूरत से कम है, जितना होना चाहिए एम्बैकमेंट उत्तर बिहार की नदियों में बहुत कम है। इसकी वजह से बाढ़ को रोकना मुश्किल हो जाता है। साथ ही मजबूत तटबंध का बनाया जाना बेहद आवश्यक है। अभी सरकार ने 3000 किलोमीटर तटबंध बनाया है। 3000 किलोमीटर तटबंध आर्टिफिशियल बनाया गया है, मिट्टी भर के। वो भी दिक्कत है। अब तटबंध जब बनता है ना, मैं बता दूं कि जब एम्बैकमेंट बनता है तो पानी तो स्टोर होता है, लेकिन बाढ़ का एक बड़ा खतरा भी बनता है। यदि वो भ्रष्टाचार का शिकार हो गया, करप्शन का शिकार हो गया, वो एम्बैकमेंट मजबूत नहीं बनाया गया तो टूटेगा भी, और जब टूटेगा स्टोर पानी क्या होगा, तटबंध अगर टूट गया तो फिर एक विकराल समस्या बन जाएगा। वो फिर बड़ा समस्या बन के आएगा, वो छोटा मोटा समस्या नहीं होगा। ये चीज़ है। आगे आई, इसमें क्या है, द एम्बैकमेंट एरिया इन बिहार इज लेस देन रिक्वायर्ड ड्यू टू विच इट बिकम्स डिफिकल्ट टू प्रिवेंट फ्लड। ऑल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग एम्बैकमेंट। अभी क्या बोला, अगर करप्शन होगा तो वीक एम्बैकमेंट बनेगा, यदि करप्शन नहीं होगा तो क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग एम्बैकमेंट। और कितना भी पानी होगा वो टूटेगा नहीं। पेड़ों के यहाँ तो टेंडर मिलते ही लोग समझते हैं कि अपना घर बनाने के लिए पैसा आ गया। टेंडर मिलता है बिहार में ना, बिहार ने पूरे भारत की बात कही है, ये बिहार को लोग बदनाम किए हुए हैं, पर बिहार से ज़्यादा बड़ा बड़ा घोटाला तो साउथ में हुआ। जो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला की बात हुआ है ना, 5-7 को लालू प्रसाद मिल जाएंगे तभी उतना घोटाला नहीं कर पाएंगे। बाहर के लोग और बड़े घोटालेबाज हैं। व्यापम घोटाला आप देखें कि मध्य प्रदेश में इतना भयानक घोटाला हुआ, हमारे स्टेट को लोग बदनाम कर देते हैं खाली, है ना। दीदी जो है ममता दीदी करप्शन वाले, CBI को घूस नहीं देती है, नहीं तो जांच हो जाए तो पता ना कितना कितना। उनके ही एक कोई मंत्री थे, उनकी जो 2-3 बुजुर्ग मंत्री, उनकी 2-3 गर्लफ्रेंड थी, वो पोल खोली उनकी, पता नहीं कौन सी नाम था उनका, बुजुर्ग थे वो, 3 महिलाओं के साथ। तो महिलाओं को दबोचा गया। उन महिलाओं ने कहा कि हाँ वो चोर हैं। खाली बिहार के लोग, बिहार नो डाउट
करप्शन बिहार में हो चाहे कहीं भी हो, करप्शन इज करप्शन, वो गलत है। लेकिन केवल करप्शन बिहार में है ये सही नहीं है। इससे बड़े बड़े करप्शन बाहर में हो रहे हैं। करप्शन पर रोक मोदी जी के आने से लगना चाहिए था, लेकिन करप्शन इंडेक्स जो हमारा जारी होता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा, उसमें हम अभी भी उसी रैंक पे हैं जिसमें हम पहले थे 2014 से पहले। अरे हवा बनाए हुआ करप्शन कम हो गया तो फिर इंडेक्स में हम काहे नहीं नीचे आए? हम वही प्लेटफॉर्म पे अभी भी हैं। मानव पर्यावरण विरोधी गतिविधियां भी बाढ़ को बढ़ा देती है। का बार बार मार्ग बदल लेना, बादल का फटना। अब देखिए आप, क्लाइमेट चेंज आज हो रहा है इंसान के कारण। जैसी वर्षा होनी चाहिए थी वैसी वर्षा नहीं होती, या तो वर्षा बिल्कुल नहीं होता, या तो इतना ज़्यादा हो जाता है, जैसे बादल का फटना, क्लाउड ब्रस्टिंग सुना होगा आपने, है ना। इतना वर्षा कुछ ही जगह में कि वहाँ पर जान माल का भारी तबाही हो जाता है ना। सिक्किम में भी होता है, बिहार में भी होता है कभी भारी बारिश। तो मानव का जो पर्यावरण विरोधी यानी इन्वायरमेंट का जो विरोधी गतिविधियाँ हैं, ये बाढ़ को बढ़ावा देती है। नदियों को बार बार मार्ग बदल लेना, बादल का फटना, क्लाउड बस्टिंग इत्यादि मनुष्य के पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ का ही परिणाम है। क्या है गुरु? एंटी इन्वायरमेंट एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन ऑल्सो प्रमोट फ्लड, फ्रिक्वेंट चेंज इन द कोर्स ऑफ रिवर। कोर्स ऑफ रिवर मतलब नदी अपना रास्ता बदलती है, जिस रास्ते में चल रही थी उस कोर्स में न चल के दूसरे कोर्स में चली गई, है ना। कोर्स ऑफ फ्रिक्वेंट चेंज इन द कोर्स ऑफ रिवर, क्लाउड ब्रस्ट etc आर द रिजल्ट ऑफ मैंस टेम्परिंग विद द एनवायरनमेंट। ठीक है, आगे आइए। बाद में जब नेपाल के मध्य पूर्वी पहाड़ों में भारी बारिश होती है तो बिहार की नदियों में पानी बढ़ जाता है। ये नदियाँ जब भारत में प्रवेश करती है तो अपने किनारे को तोड़ देती है और बिहार के मैदान तराई क्षेत्र में बाढ़ आती है। क्या बोला अभी मैंने बताया है, नेपाल और नेपाल के मध्य में, नेपाल के मिडिल में और पूर्वी पहाड़ों में। पूर्वी पहाड़ का मतलब नेपाल के मध्य और पूर्वी पहाड़ का मतलब देख लो। नेपाल के मध्य और पूर्वी पहाड़ का मतलब ये है देखो नेपाल के बीच से लेके अब पूर्वी पहाड़ का मतलब इधर भी, इधर जब भारी बारिश होती है, इधर जब भारी बारिश होती है तो पानी ऊपर के नदियों में बढ़ जाता है, जिससे बहुत तेजी से पानी बिहार के मैदानी क्षेत्रों में आता है। और ज़्यादा पानी आएगा तो तटबंध जो एम्बैंकमेंट है उसको तोड़ने में उसको समय नहीं लगेगा। तो ये बोल रहा है वहाँ पर एक मैप बना देना है। अगर यहाँ पर लिख रहे हैं तो वहाँ पर नीचे हुए अगर मैप डाल दें तो थोड़ा सुंदरता बढ़ेगी कॉपी की। अब तो पेज घटने का काम तो है नहीं, क्योंकि अब तो प्रिंटेड क्वेश्चन मिल रहा है। क्वेश्चन प्रिंट, उसके बाद स्पेस, क्वेश्चन प्रिंट, उसके बाद स्पेस, क्वेश्चन प्रिंट, उसके बाद स्पेस। तब तो कॉपी घटने का सवाल तो है नहीं। 67वीं तक ना कॉपी घटा जी, 36 पन्ना मिल गया, आप लिख रहे हैं जितना मन उतना। इस बार तो हर ऑप्शनल पेपर में शॉर्ट नोट्स दिया था, हर ऑप्शनल में। तो ऑप्शनल में अंतिम में पेजे घट गया। एक लड़का हमको बोला कि सर हमको पेजे नहीं बचा सर, आधा पेज बचा। कोई बड़ा खतरनाक लिखे हो तुम क्या जी? भाई खतरनाक नहीं लिखे सर, पहला क्वेश्चन सर हम 10 पेज में लिखे, 36 में से 10 पेज में पहला क्वेश्चन लिखे, है ना। अगला क्या है, नेक्स्ट आ जाओ। नेपाल के मध्य पहाड़ियों में वनों को कृषि और चारागाह बता चुके आपको। एग्रीकल्चरल लैंड के रूप में आज पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण ज़रूरतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि भाई पहले ही बता चुका हूँ कि उसको लोग एग्रीकल्चरल लैंड में बदल रहे हैं, ग्रासलैंड में बदल रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं। क्लियर है? सेम चीज़ है। इसके बाद नदियों में गाद के अत्यधिक जमाव, ये तो पहले ही बता चुका हूँ कि सेडिमेंट्स का जमाव हो रहा है। इसके अलावा बढ़ता शहरीकरण, नगरीकरण। आज हम क्या कर रहे हैं, नदी के जो क्षेत्र है उसको भी हम कैप्चर करते जा रहे हैं। अब देखिए आप मेरिन ड्राइव, पटना के मेरिन ड्राइव एग्जाम्पल दे रहे हैं। मेरिन ड्राइव क्या है? एक इंसानों के इंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया और दूसरा बाईपास बनाया गया। क्या जरूरत, उस बाईपास की ज़रूरत तब न पड़ी भाई जब शहरों में जाम लग रहा था। भाई शहरों में भारी वाहन के प्रवेश से जाम लग रहा था, तभी तो वो जोड़ा गया सोनपुर पुल को हाजीपुर पुल से। और उसी को ना मेरिन ड्राइव सुना है ना, पटना में मेरिन ड्राइव एक है, वो जो है उसको जोड़ा गया है। क्यों जोड़ा गया, क्या ज़रूरत पड़ी? वाहनों की संख्या बढ़ा, लोगों की संख्या बढ़ी
और जाम की समस्या हो तभी न बनाने का जरूरत पड़ा, या दूसरा उसका इशू ये भी हो सकता है कि भाई एक जो पार्क वगैरह पटना में कम है, भाई चलो थोड़ा घूमने फिरने का, एंटरटेनमेंट का, मनोरंजन का एक प्लेस बना दिया जाए। मेरिन ड्राइव क्यों बनाया गया? इसी कारण से। दो कारण उसका हो सकता है, एक तो ट्रांसपोर्टेशन, क्यों जी, अंदर से बड़े बाहर ना जाए, जिनको हाजीपुर जाना हो डायरेक्ट शहर के बाहर बाहर मेरिन ड्राइव से निकल जाए। यही कारण था, मेन कारण यही था, ट्रांसपोर्ट की समस्या। वो जो गाय घाट और महेंद्रू वाला रोड में जो जाम लगता था, आप देख रहे हैं कि महेंद्रू जो अभी तो इधर मैं अशोक राजपथ बहुत दिन से नहीं गए, जब से अपनी कोचिंग बंद किया हूँ तब से उधर जाना मेरा छूट गया। तो वो जो पूरा उसमें देख रहे हैं कि ओवर ब्रिज बना रहे हैं, डायरेक्ट वो NIT पे उतरेगा। तो मेरिन ड्राइव बनाए तो नदी का एरिया को आप कवर कर लिए, तो नदी का एरिया छोटा ना हुआ जी। अगर भारी बारिश 10-20 दिन तक लगातार बारिश पटना में हो जाए तो गंगा नदी बाहर ना आ जाएगी, अब बाहर आ जाएगी तो हमारा नुकसान ना कर देगी भाई। तो मेरिन ड्राइव क्या है? इसी का नतीजा न है। मेरिन ड्राइव क्या है? इसका नतीजा है। क्लियर है? कोई बात नहीं, टेंशन न लीजिए। जो घंटी बज रहा है ना, अगली बार आपके लिए बजेगा। ये इंटरव्यू भी चल रहा है, BPSC का भी इंटरव्यू है 67 का। तो उस इंटरव्यू में लोग पहले प्रैक्टिस करते हैं कोचिंग सेंटर में इंटरव्यू देकर, ताकि हेजिटेशन दूर हो जाए। तो आप लोग को भी कॉल होगा तो टाई लगा के आइएगा, है ना, और आप लोग का भी प्रैक्टिस करवाया जाएगा अगली बार 69वीं में। मोटिवेटेड रहिए कि अगली बार बेल हमारे लिए बजेगा। वहाँ बेल नहीं बजता, BPSC में बेल नहीं बजाया जाता, वहाँ पर केवल बस बुला के ले जाएगा। चलिए, कोड बोल देगा, चलिए जी B15 कहाँ है जी, आपको कोड दे देता है पहले ही गेटे पर कि अब रोल नंबर भुला जाइए, अब कोड रहेगा आपका। चलिए जी B15 कहाँ चलना है? तो इंटरव्यू के लिए चलिए। चपरासी रहता है, वो उठता है आपसे, उन्हें बोलेगा कि अब अधिकारी बनिए, वो चपरासी रहता है, बोलता है कहाँ जाना है? तो इंटरव्यू के लिए चलना है। और कहाँ चलना है? अच्छा इंटरव्यू के लिए चलना है। तो सर थोड़ा बैठ जाए, थोड़ा सा बैठ जाए। तो अच्छा बैठ जाइए। तो फिर अच्छा छोड़िए सर, भेज दीजिए। तो सर भेज दें? तो बोले हाँ भेज दीजिए। जाइए, अब अंदर पूछिए, जवाब दीजिए, फिर कोई ख़त्म हो जाता। तो हम चाहते हैं कि अगली बार आप लोग के लिए भी बेल बजे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा बताओ, बाढ़ का कारण यदि लिखना हो तो आप आसानी से लिखेंगे कि टफनेस के साथ लिखेंगे? एकदम बताइए, इजीली आप लिख देंगे? अब बोले मास्टर बैठ के लिखवाइए, यही बात बोल के लिखवाए हम। क्या मार्ग परिवर्तन? मार्ग परिवर्तन मानव हस्तक्षेप है कि जब उसका एरिया आप कवर कर लीजिएगा, नदी के क्षेत्र को आप कवर कर लीजिएगा, तो नदी अपना एक्स्ट्रा पानी को कहीं और लेके जाएगी ना भाई। कौन पूछ रहा था? अच्छा आप पूछे। समझ में आ रहा है बात? भाई नदी के एरिया को आप कवर करिएगा, उसको घेरिएगा, भर दीजिएगा नदी को, तो उसका एक्स्ट्रा पानी कहीं और से न बहना शुरू हो जाएगा। आ रहा है बात? सब इंसाने हैं इस धरती पर, जितना कारण हम बताए ना, उस सब के कारण में इंसान है। इंसान न होता तो शायद सब ठीक होता। हाँ, प्राकृतिक रूप से भी होता है। नदी में मार्ग परिवर्तन होता है। जिस नदी में तट नहीं है, जिस नदी में एम्बैंकमेंट नहीं है, वो नदियाँ ज़्यादा मार्ग बदलती हैं। नहीं, जिस बच्चा पर उचित प्रतिबंध न लगाया जाए, जो घर का बच्चा है उस पर बाउंड्री न लगाया जाए, तो सबसे ज़्यादा रास्ता बदलता है। नहीं, और 10वीं तक जाते जाते घर के लिए क्या बन जाएगा? वो फ्लड बन जाएगा, और घर का विनाश का कारण बनेगा वो। इसी नदी भी क्या है? बच्चा के समान है। उस पर अगर एम्बैंकमेंट न लगाया जाए तो रास्ता बदल लेती है। नदी रास्ता बदलती है, उसी का परिणाम है गोखुर झील, ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक कैसे बनता है? नाम सुना है ऑक्सबो लेक का? प्रीलिम में नदी में रिवर में पढ़े होंगे ऑक्सबो लेक, गोखुर झील, छाड़न झील भी उसी को बोलते हैं। देखो मैं बता रहा हूँ, ये सब प्रीलिम का है, लेकिन फिर भी पूछा है तुमने। लेकिन नदियाँ ऐसे बह रही हैं, नदी इधर से ऐसे बह रही है अंदर अंदर, मान लीजिए ऐसे बह रही है, और मान लो कि यहाँ पर नदी इस जगह पे मिट्टी का जमाव कर दे। क्या कर दे? मिट्टी का जमाव। तो ये रास्ता छोड़ देगी नदी और फिर सीधा बहने लगेगी। तो नदी क्या कर लिया? रास्ता बदल लिया। आज नदी का रास्ता बदलने का ही परिणाम है। यमुना नदी एक समय बंगाल की खाड़ी में गिरती थी, बे ऑफ बंगाल में, आज इलाहाबाद में ही यमुना में मिल जाती है। तीस्ता नदी एक समय में डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी में गिरती थी, वही बंगाल वाली तीस्ता, जो कहाँ अब गिरती है?
ब्रह्मपुत्र नदी में। एक समय था जब ब्रह्मपुत्र नदी डायरेक्ट कहाँ गिरती थी? बंगाल की खाड़ी में। अब कहाँ मिलती है? गंगा में। समझ में आ रहा है बात? नदियाँ रास्ता बदलती चली जाती है सेडिमेंटेशन के कारण, गाद के कारण, इंक्रोचमेंट के कारण, है ना, अतिक्रमण के कारण नदियाँ क्या कर लेती हैं? रास्ते बदल लेती हैं। इसमें नेचुरल एंड ह्यूमन दोनों कॉज है। अब आया समझ में आपको? चलिए अब आ जाइए, कहीं कोई दिक्कत हो आप हमसे पूछिए। निवारक उपाय, प्रिवेंटिव मेजर। बिहार सरकार ने बिहार में बाढ़ से होने वाले नुकसान को रोकने, अन्य तो उसका है यहाँ, ये क्या क्या किया गया यहाँ पर है। डिटेंशन बेसिन। डिटेंशन बेसिन का मतलब होता है चौर या मन, जो आपने पढ़ा होगा, चौर और मन प्रीलिम में आपने पढ़ा होगा। नदी के किनारे कई छोटे छोटे गड्ढे पाए जाते हैं, कई छोटे छोटे गड्ढे पाए जाते हैं जो पानी को सोखने और पानी को जमा करने का काम करते हैं। तो सरकार क्या कर रही है, उन चौर या मन, ये जो गड्ढे हैं उन्हीं को चौर बोला जाता है, उन चौर को बड़ा करने और गहरा करने की कोशिश कर रही है ताकि चौर में ज़्यादातर पानी स्टोर हो जाए, ताकि बाढ़ का पानी ज़्यादा दूर तक न फैले। क्या है यहाँ? डिटेंशन बेसिन। स्थानीय भाषा में कई गड्ढों को चौर के रूप में जानते हैं, जो राज्य क्षेत्र में डिटेंशन बेसिन के रूप में काम करते हैं। ये चौर मौसम की पहली बाढ़ के पानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सोख लेते हैं। निरोध घाटियों या प्राकृतिक चौरों क्या करते हैं? बाढ़ के पानी को एक महत्वपूर्ण हिस्सा को सोख लेते हैं। अनिरोध घाटियों या प्राकृतिक चौरों में संशोधन मनुष्यों द्वारा विकसित नहीं किए गए, नहीं मतलब इसको विकसित किया जा रहा है, खाली डिस्टेंशन टेंस थोड़ा मिस्टेक है। डिस्टेंशन बेसिन, ए नंबर ऑफ पिट्स नोन, पिट्स मतलब वही चौर जिसको बोल रहे थे आप, नंबर ऑफ पिट्स नोन लोकली एज चौर, लोकल में उसको क्या बोलते हैं? चौर बोलते हैं। सर्व एज डिटेंशन बेसिन इन द स्टेट, टीच एब्जॉर्ब ए सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ वाटर ऑफ द फर्स्ट फ्लड ऑफ द चौर सेशन। क्लियर है? वो क्या करते हैं, वो चौर को सरकार अब गड्ढा करने की कोशिश कर रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी सोख सके। अगला है तटबंध का निर्माण। क्या कर रही है सरकार? तटबंध, आर्टिफिशियल। मैंने कहा है कि सरकार आर्टिफिशियल क्या बना रही है? तट बना रही है। 3000 किलोमीटर एक्स्ट्रा एम्बैंकमेंट को बनाया जा चुका है। ठीक है। इसके बाद चैनल में सुधार, एक प्राकृतिक जलधारा के पानी को सीधा करने और कट ऑफ बनाने, वनस्पति को साफ करने, इसे चौड़ा करने का या गहरा करने और बाढ़ के चरणों को कम करने की क्षमता बढ़ाने की प्रक्रिया। हालांकि कार्य मेन यहाँ पर है, उपाय में यहाँ पर है कि बाढ़ को रोकने के उपाय यहाँ पर कौन कौन सा है। देखिए अब ये मेन चीज़ है, बाढ़ को रोकने का उपाय में क्या क्या शामिल है, क्या क्या कदम उठाए गए हैं। तो क्या कदम उठाए गए देखिए आप, पढ़िए। राज्य सरकार ने लगभग कितना 3000 किलोमीटर तटबंधों का निर्माण किया है, लेकिन नदी का प्रवाह 2.5 गुना बढ़ गया है, जिससे तटबंध हर बाढ़ में विफल हो जाते हैं। सरकार ने तटबंध का निर्माण तो किया ही है, एम्बैंकमेंट का निर्माण किया है, लेकिन 2.5 गुना क्या हो गया है, नदी का जो प्रवाह है पहले की तुलना में 2.5 गुना ज़्यादा पानी लेकर आ रही है, जिससे तटबंध बनाने का कोई प्रभाव नहीं होता और तटबंध टूट जाते हैं या उस पर कोई असर नहीं होता, जिससे तटबंध हर बाढ़ में विफल हो जाते हैं। बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा कई कार्यक्रम जारी किए गए हैं। अंग्रेजी भी पढ़ देते हैं। गवर्नमेंट schemes to control flood in Bihar, the state government has constructed about 3000 kilometers of embankment, but the river flow has increased by 2.5 times, causing the embankment to fail in every flood. Clear है? Many programs have been issued by the disaster management department of the government of Bihar. अब सुनिए मेरी बात, भारत में जब सुनामी आया था इंडिया में, ये भी एक लिखिएगा, फ्लड को रोकने के उपाय में इसको आप लिखिएगा अंतिम या शुरू में भी, कि फ्लड हो या भारत में कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो, उसको रोकने के लिए 2005 में बनाया गया था एनडीएमए। क्या बनाया गया था? एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये जो सुनामी आया था 2004 में, दिसंबर 2004 में सुनामी आया था, उस सुनामी से प्रेरणा लेते हुए भारत में बनाया गया नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होते हैं। जिसका मुखिया कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। उसी के तर्ज पर स्टेट लेवल पे भी बनाया गया एसडीएमए। क्या बनाया गया? एसडीएमए, यानी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसका मुखिया सीएम होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं हर राज्य में। और उसी तरह से बनाया गया जिला लेवल पे डीडीएमए, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसका हेड होता है डीएम। क्लियर है? और इन तीनों लेवल पे
इसका मैनेजमेंट किया जाता है। अभी क्या लिखा है यहाँ पर, डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बिहार, इसके द्वारा कई सारे कदम उठाए गए हैं। और एक चीज़ और जान जाइए, एनडीएमए हो, एसडीएमए हो और डीडीएमए हो, ये 3 तरीके का प्रोग्राम बनाते हैं। ये भी लिख दीजिएगा, ये तीनों जो है ये 3 तरीके का प्रोग्राम बनाते हैं। पहला डिजास्टर से पहले का प्रोग्राम, फिर डिजास्टर आ गया तब का प्रोग्राम, और फिर डिजास्टर चला गया तब उसका जो प्रभाव है उसको ठीक करने के लिए रिहैबिलिटेशन हो गया, इसके अलावा हेल्थ फैसिलिटीज हो गया। इसमें तो 3 पूछा जाए कि एसडीएमए किसी भी डिजास्टर में कितने तरह का प्रोग्राम बनाते हैं? 3 तरह का, बिफोर डिजास्टर, टाइम ऑफ डिजास्टर एंड आफ्टर डिजास्टर। 3 प्लान लोग तैयार करते हैं। बिफोर डिजास्टर में हमको क्या करना है, नाली की सफाई करवा देनी है, लोगों को जागरूक कर देना है, मैसेजिंग के थ्रू जब तेज़ बारिश हो रही है तो लगातार मैसेज भेजना है कि भाई अपने मोबाइल पर अलर्ट के रूप में कि बहुत तेज़ी से लगातार बाढ़ की संभावना बना हुआ है। सभी लोग बाढ़ चेतावनी के लिए जो जो इंस्ट्रक्शन है मैसेज के माध्यम से दे देगा। एसडीएमए, डीडीएमए, क्यों जी, ये क्या हुआ, बाढ़ से पहले का, जब बाढ़ आ गया तो हेलीकॉप्टर के माध्यम से रेस्क्यू करना है ना, और उनको सही जगह पे ले जाना, खाने के पैकेट बांटना है ना, ये सब क्या है, बाढ़ के समय का है। और जो है नाली तो सफाई हो ही गया था। और थर्ड, फिर जब बाढ़ ख़त्म हुआ तो फिर क्या होगा, जो घर या मकान गिरा है उसको बनाने के लिए मुआवजा देना, जो फसल बर्बाद हो उसके लिए मुआवजा देना, जो लोग बीमार पड़े उनके इलाज के लिए व्यवस्था करना, प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी देना, बिजली के खंभे गिर गए हैं, बिजली बाधित हुआ है उसको ठीक करना, रोडवेज डैमेज हो गया है, रोड डैमेज हो जाता है बाढ़ में, रेलवे लाइन डैमेज हो जाता है, रेलवे का पुल टूट जाता है, सड़क पुल टूट जाता है, उन डैमेज को रिपेयर करना है ना। जो बांध हैं, ये बाढ़ से पहले का जो जितने बड़े बड़े बांध हैं उनको फिर से मरम्मत करना, देखना कि उनकी कैपेसिटी क्या है, वो कितने कमज़ोर हो गए हैं, बाढ़ आने से पहले उनको मजबूती का काम करना ताकि वो बांध जो बना है वो टूट न जाए, चेक डैम्स टूट न जाए। होता है ना, चेक डैम कभी पानी उसको बहा के लेके चला जाता है। समझ में आ रहा है? तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको बाढ़ के प्रभाव क्या पड़ेगा, इसमें कोई वर्ड कमेगा, और बाढ़ का कारण में कोई वर्ड कमने वाला है। अब क्या इसमें कमेगा जी? दिल से बताना, ये नहीं कि मतलब अब फिर गॉसिप करना कल आके कि लिखवाए कहाँ, इतना बढ़िया से कल भी बताया आप लोगों को। आप कैसे लिखवाइए ना थोड़ा लाइन से, आज दिलवा देंगे, टेंशन न लो। 28 बाढ़ प्रवण जिलों के लिए मोटर बोट, अन्य आवश्यक वस्तुओं की खरीद जैसे लाइफ जैकेट, महाजाल, तंबू इत्यादि। जैसे घर गिर गया तो लोग कहाँ रहेंगे? तंबू में। लाइफ जैकेट समझ रहे हैं आप? अगर बाढ़ का पानी ज़्यादा फैल गया, डूबने लगा कोई, तो लाइफ जैकेट से क्या होगा? तैर के आ सकता है। मोटर बोट के माध्यम से निकाल के लाया जा सकता है। ज़्यादा बाढ़ है तो रेस्क्यू किया जा सकता है हेलीकॉप्टर के थ्रू। ये चीज़ है। प्रतिक्रिया तंत्र को बढ़ाने और प्राकृतिक आपदाओं के, इसको अंग्रेजी में भी पढ़ देते हैं, सिक्योरमेंट ऑफ मोटर बोट्स एंड अदर एसेंशियल आइटम्स सच एज लाइफ जैकेट, क्या है भाई, ड्रैग नेट्स और टेंट्स, इन सबको ये करना है। 28 बाढ़ प्रवण जिलों के लिए मोटी तो हो ही गया। प्रतिक्रिया तंत्र को बढ़ाने और प्राकृतिक आपदाओं के प्रभावों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रक्रिया बल एनडीआरएफ, आप जानते हैं एनडीआरएफ का गठन क्यों किया गया था? ताकि आपदा के समय, डिजास्टर के समय वो क्या करें, लोगों की मदद करें, है ना। स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स इज बीइंग डेवलप्ड ऑन द मॉडल ऑफ द नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, एनडीआरएफ। उस से बनाया गया क्या है बिहार में? एसडीआरएफ। जैसे एनडीआरएफ में तो एसएसबी के जवान भी आते हैं, बीएसएफ वाले को भेज दिया जाता है। जैसे अभी एक लड़का आया कि सर मेरा पोस्टिंग एनडीआरएफ में है, तो तुम तो बीएसएफ में था, तो सर बीएसएफ की भी, सीआईएसएफ के भी, हर पैरामिलिट्री के कुछ न कुछ लोग, आर्मी के भी कुछ लोग यहाँ होते हैं सर, एनडीआरएफ के अंदर उनको भेज दिया जाता है पोस्टिंग के थ्रू। हमको तो अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है? मतलब बॉर्डर से तो पटना में है तो ठीक है ना है सर। अब बीएसएफ में वहाँ अगरतला बॉर्डर पे थे सर, अब पटना में इसी बहाने हैं, और एप्लीकेशन दे दे के सर हम यहाँ बढ़वाए जा रहे हैं कि पटना से जाना न पड़े। चलिए, तो प्रतिक्रिया तंत्र को बढ़ाने के लिए क्या किया गया? डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स बनाया गया। राहत और बचाव सामग्री को स्टोर करने और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए गोदाम बनाए गए। मतलब कि जो आपके घर का जो भी सामान है उसको भी रखने के लिए गोदाम,
या राहत बचाव सामग्री को जो लाया गया है बाहर से उसको भी रखने के लिए गोडाउन्स बनाए गए। बचाव और राहत प्रयासों में कुशलतापूर्वक संभालने के लिए प्रत्येक क्षेत्र में आपातकालीन संचालन केंद्र, प्रत्येक क्षेत्र में एक इमरजेंसी क्या है भाई, क्रिएशन ऑफ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर बनाया गया। इन ईच एरिया, प्रत्येक बाढ़ के हर क्षेत्र में इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर बनाया गया। संचार प्रणाली, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये क्या है जी, सबसे इम्पॉर्टेंट है। बाढ़ के समय जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है आपका, कम्युनिकेशन, लोगों तक सूचना पहुंचाना कि बाढ़ आएगा, नेपाल ने पानी छोड़ दिया है, 24 घंटे के अंदर पूरा इलाका बाढ़ में डूब जाएगा। सब लोग अपने तरफ से भी अपने अपने घरों को छोड़कर ऊंचे स्थानों पर आ जाएं, जगह बता दिया जाएगा, यहाँ पर सब लोग आ जाएं ताकि बाढ़ के पानी से आपका कोई नुकसान न हो। क्या है भाई, संचार प्रणालियों की खरीद और उचित रख रखाव पर विचार किया गया है, क्योंकि वे अक्सर दोषपूर्ण हो जाते हैं। जो कम्युनिकेशन मीन्स है वो क्या होता है, लाया तो जाता है लेकिन वो काम नहीं करता, खराब हो जाता है। यही नहीं बोल रहा है, कंसिडरेशन हैज बीन गिवन टू प्रोक्यूरमेंट एंड प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम एज दे ऑफन बिकम्स फॉल्टी। देखो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर दिया गया, हम सेटेलाइट फ़ोन, जीपीएस डिवाइस, हैंड बैग, वॉकी टॉकी खरीदेंगे जिसके माध्यम से दूर दूर तक वायरलेस, अगर मान लीजिए कि ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जा रहा है। आजकल भारत नेट प्रयोग सुना है आपने? आपने एक टर्म सुना है भारत नेट? नहीं सुना जी। कहाँ रहते हैं आप लोग? इंडिया में है ना। बजट में 2025 तक भारत के हर ग्राम पंचायत को वाईफाई से जोड़ना है। भारत के हर ग्राम पंचायत को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, सुना होगा आपने? कहाँ, थोड़ा सा तैयारी कीजिए। ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, OFN, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछाने की कोशिश की जा रही ताकि हर ग्राम पंचायत को वाईफाई से जोड़ा जा सके। इसी परियोजना को हम लोग भारत नेट के नाम से जानते हैं। लेकिन जब बाढ़ आ जाएगा तो हो सकता है भारत नेट परियोजना काम करना बंद कर दे, तो फिर वायरलेस और वॉकी टॉकी ही काम आएगा। क्लियर है? अब आ जाइए नेक्स्ट। अभी सब साइंस टेक्नोलॉजी में भी यूज करेंगे। 64वीं, 65वीं, 66वीं तीनों में लगातार सेम क्वेश्चन पूछ लिया। बिहार में बाढ़ को रोकने के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी की भूमिका बताइए। साइंस, रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू कंट्रोल फ्लड इन बिहार, ये लगातार 3 बार पूछ लिया। सेम रिपीट क्वेश्चन बीपीएससी मेंस में, 64वीं में भी 64, 65, 66 तीनों में पूछ लिया। हाँ ठीक है, तो ठीक है, बिहार में बाढ़ इंपॉर्टेंट है। रीजन का मतलब क्या कि हम रिपीट क्वेश्चन पूछेंगे? चाह रहे हैं कि सब बच्चा अवेयर हो जाए बाढ़ को लेकर। ये सब आप कहाँ डाल देंगे बोलो? ये सब आप साइंस टेक्नोलॉजी में भी पूछेगा बाढ़ वाला क्वेश्चन, तो वहाँ भी डाल सकते हैं ना जी। एक प्रारंभिक आपदा चेतावनी प्रणाली का निर्माण करना आवश्यक है, यानी आपदा जोखिम का आकलन करने, आपदा का जो मैंने एक ऐसा प्रणाली, एक ऐसा सिस्टम बनाइए जिससे आपदा, जो डिजास्टर आ रहा है उसका कितना रिस्क है उसका अनुमान लगाया जा सके, और उसके बाद उसके तहत हम अपना बजट में भी एक एडवांस रख सके। भाई अगर बजट बाढ़ आता है तो इमरजेंसी फंड में इतना पैसा रहेगा। एक प्रारंभिक आपदा चेतावनी प्रणाली का निर्माण करना आवश्यक है, यानी आपदा जोखिम आकलन करने, खतरों के भविष्यवाणी और संचार और तैयारी अभ्यास आयोजित करने का एक समन्वित प्रणाली है। क्या है जी? स्ट्रेटजी हैज बीन डेवलप्ड टू इंक्रीज पब्लिक नॉलेज अबाउट वे टू रिड्यूस डिजास्टर रिस्क। इट इज़ नेसेसरी टू बिल्ड एन अर्ली डिजास्टर वार्निंग सिस्टम। हमने क्या, ये क्या हुआ, हमने बोला अभी NDM 3 तरह की योजना बनाती है। एक डिजास्टर आने से पहले का, तो वार्निंग सिस्टम इंपॉर्टेंट है। जैसे भी एक मैसेज आ रहा था सबके मोबाइल पर 2-3 दिन पहले, यहाँ अलर्ट अब बज रहा था, धीरज जी निकाल के मोबाइल दी कि मोबाइल ब्लास्ट करेगा क्या सर, से कुछ आ रहा है मैसेज। हम निकाले अपना मोबाइल तो मेरे में भी आ रहा था, हम सब में आ रहा है, टेंशन न लीजिए। हाँ, एक प्रारंभिक आपदा चेतावनी प्रणाली हो ही गया। आपदा के खतरे को कम करने के तरीकों के बारे में देखो अब क्या हुआ है। सार्वजनिक ज्ञान बढ़ाने के लिए रणनीति बनाया जाए। स्ट्रेटजी हैज बीन डेवलप्ड टू इंक्रीज पब्लिक नॉलेज। लोग, अच्छा कई बार आपदा इसलिए बड़ा हो जाता है, डिजास्टर इसलिए बड़ा हो जाता है कि ज्ञान की हमारी कमी होती है। जैसे प्राचीन काल में महामारी आता था तो ज़्यादा लोग मरते थे क्योंकि उसको ओझा के पास ले जाते थे। मिर्च जला के, झाड़ू लेकर ओझा बोलता था कि पड़ोसी का काम है। ये जो बुखार है ना इतने दिनों से,
ये पड़ोसी ने किया है। कौन पड़ोसी? 3 साल पहले कोई सुसाइड की थी एक हमेशा महिलाएं भूत बनती हैं, ये भी एक बड़ा आश्चर्य की बात है। पड़ोस में कभी नहीं हुआ कि रमेश सुसाइड किया था तो रमेश पकड़ा हुआ है, इसको महिलाएं ही भूत बनती है और वही तमाशा कर देती हैं। ये बड़ा दिक्कत की बात है। नहीं जी, तो गुरु पहले जानकारी नहीं थी, बुखार है, खांसी है, बीमारी कुछ और है, और ओझा उसको मार देता था। झाड़ फूक करने तुरंत ठीक हो जाएगा। तो जानकारी, कई डिजास्टर के बारे में जानकारी होना जरूरी है कि भाई जब आ जाए डिजास्टर तब एक इंसान को क्या करना चाहिए। तो उस क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति को ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करना चाहिए कि बाढ़ आने के बाद कौन क्या करेगा। कम से कम सभी को स्विमिंग आना चाहिए, तैरना आना चाहिए। उसके बाद और भी बाढ़ आने के बाद कैसे कैसे क्या करना है। इसके अलावा बाढ़ में कई बिल्डिंग गिर जाते हैं, कमज़ोर बिल्डिंग गिरते हैं, तो ये लोगों को बताना चाहिए कि कितना सीमेंट का प्रयोग करें, बालू और सीमेंट का रेशियो क्या होना चाहिए बिल्डिंग के अंदर, ताकि डिजास्टर के समय आपका बिल्डिंग सुरक्षित रहे, वो गिरे नहीं। अगर बिल्डिंग सुरक्षित रह जाएगा, पानी अगर अंदर नहीं जाएगा तो आदमी सुरक्षित रहेगा जी, छत पे जाकर अपनी जान बचा लेगा। अब पता चला छत पे खड़े थे 20 लोग, धड़ाम से छतें नीचे गिर गया और सब लोग पानी में। ये चीज़ है। अगला, ये उपरोक्त कार्यक्रम के लिए बजट में 5,000 करोड़ से अधिक रुपये खर्च किए जाने हैं। मैंने कम से कम 5,000 करोड़ रखा जाना चाहिए। नदी जोड़ो परियोजना, बिहार में जो जिन नदियों में कम पानी है उन पानी को क्या करना है, जिसमें ज़्यादा पानी है उससे जोड़ देना। बिहार में 10 नदियों को जोड़ने का प्लान सरकार ने लॉन्च किया है। पहली नदी है, वहाँ लिखा हूँ मैं, बिहार में पहली और देश की दूसरी बड़ी कोसी मेची नदी जोड़ो परियोजना पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की मुहर भी लग गई है। केंद्रीय से जल शक्ति मंत्रालय उसकी मुहर लगा दी गई है। ये है, तो ये हो गया आपको क्या, ये आपका हो गया उपाय, निदान। अब क्या है, बाढ़ पूर्वानुमान के लिए केंद्रीय जल आयोग का प्रयास। ये हो गया बिहार सरकार का प्रयास हुआ ही। अब वो किसका प्रयास बता रहे हैं, सेंट्रल वाटर कमीशन एफोर्ट फॉर फ्लड फॉरकास्टिंग। वो क्या कर रही है, गूगल द्वारा विकसित प्लेटफॉर्म के माध्यम से बाढ़ पूर्वानुमान और लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज एआई इंपॉर्टेंट है। आप लोग साइंस टेक के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अच्छे से तैयार इस बार करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या नकारात्मक प्रभाव है, निगेटिव इम्पैक्ट और पॉजिटिव इम्पैक्ट दोनों तैयार कर लीजिएगा। इस बार साइंस टेक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जितने प्रश्न बन सकते हैं कर लेना है। साइंस टेक के टीचर कोई और होंगे, वो पढ़ाएंगे आपको ऐसे। और आपको दूसरा जो इम्पॉर्टेंट है वो है इसरो। इस बार चंद्रयान 3, ये आपके लिए इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट्स में ही सही पर पूछेगा। चंद्रयान 3 और आदित्य L1 इसलिए पूछेगा कि इस बार आयोग में भी जो लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं ना, उन सब से, मतलब अगर 10 बच्चा का इंटरव्यू हो रहा तो 8 से पूछा जा रहा है कि चंद्रयान 3 का क्या अचीवमेंट है। और कुछ बोर्ड ज़्यादा ही बदमाश है, तो 1, 2, 3 तीनों का अचीवमेंट पूछ रहा है। 1 ने क्या अचीव किया था, 2 ने क्या अचीव किया, 3 ने क्या अचीव किया। तो उतना थोड़े ना बच्चों को याद रहता है। नहीं बोलते कि बोर्ड को अगर नंबर देने का मन है तो पूछेंगे आपके मामा जी का नाम क्या है। अब बोर्ड को नंबर देने का मन है तो बोलेंगे मेरे मामा जी का नाम क्या है बताओ। तो बात वही है। अब 1, 3 का पूछ लीजिए, चंद्रयान यही पूछ रहे हैं, एल का मतलब क्या है ये पूछ रहे हैं लोगों से। इस बाकी तो इजराइल और गाजा का युद्ध पूछ रहे हैं इंटरव्यू में कि भारत सपोर्ट किया है, क्या कारण है। कनाडा वाला इशू भी पूछ रहे हैं, G20 पूछ रहे हैं करंट में। महिला सशक्तिकरण विधेयक लड़कों से नहीं पूछ रहे हैं, ये लड़कियों से पूछ रहे हैं। उस बिल का नाम क्या है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये चीज़। बाकी ऑनर्स से तो पूछते ही हैं वो, पर इस बार नहीं पूछ रहे हैं। अगर हॉबी पूछ रहे तो खाली हॉबी ये पूछ रहे हैं। ऑनर्स तो केवल ऑनर्स, क्योंकि किसी का इंटरव्यू इस बार 10 मिनट से ज़्यादा नहीं चल रहा है। सबका इंटरव्यू 10 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, क्योंकि एक सिटिंग में 96 बच्चा है। चलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और मानचित्रण में उसकी विशेषज्ञता का इस्तेमाल आयोग द्वारा किया जाएगा। इट्स एक्सपर्टाइज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड मैपिंग will be used by the Commission for Flood Forecasting and Dissemination of Information of the People। बाढ़ का पूर्वानुमान तैयार कर, ये सब कौन करेगा, जल आयोग। वाटर कमीशन के द्वारा जो प्रयास अगर पूछ सकता है परीक्षा में टेल क्वेश्चन जोड़ के कि नेशनल वाटर कमीशन का इसमें क्या रोल है, ये भी लिखिए, पूछ सकता है। बाढ़ का पूर्वानुमान तैयार करने में गूगल अपने हाई रिजोल्यूशन डिजिटल एलिवेशन मॉडल का इस्तेमाल करेगा, जबकि केंद्रीय जल आयोग अपनी ओर से जलस्तर, बारिश आदि को नियमित आंकड़े उपलब्ध कराएगा। ठीक है, गूगल विल यूज इट्स हाई रिजोल्यूशन डिजिटल एलिवेशन मॉडल
to prepare flood forecast, while the Central Water Commission will provide regular data on water level and rainfall. ये हो गया। कई तकनीक से प्रशासन तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े संगठन समय रहते बाढ़ के जोखिम वाले इलाकों तथा आबादी की पहचान कर सकेंगे। मतलब अगर ऐसा चेतावनी, सब कुछ अगर सही समय पर हमें मिल गया फोरकास्ट, तो हम समय से तैयारी कर लेंगे। तो क्या होगा, नई तकनीक से क्या होगा, न्यू टेक्नोलॉजी से क्या होगा, जो प्रशासन होगा, जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा, वो आपदा प्रबंधन से जुड़े संगठन जो होगा, समय रहते, बाढ़ आने से पहले ही समय रहते बाढ़ के जोखिम को इलाकों में और आबादी की पहचान कर सकेंगे तथा चेतावनी जारी कर सकेंगे। संयुक्त राज्य, यहाँ पर देखिए क्या है, विद द न्यू टेक्नोलॉजी एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशंस विल बी able to identify area and population at risk of flood in time and warning can be issued. क्लियर है? आगे आइए। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ यानी यूएसए, यूरोपियन यूनियन एंड जापान की बाढ़ पूर्वानुमान तकनीकी इंसेम्बल फ्लड फॉरकास्ट मॉडल और इंडेंस मॉडलिंग तकनीक की ओर स्थानांतरित हो गई है। भारत ने अभी नियतात्मक पूर्वानुमान मॉडल को अपनाया हुआ है। मतलब कहने का मतलब कि जापान में, यूरोपियन संघ में, ये समझा देता हूँ, उसमें क्या किया गया है कि बाढ़, भारत में अभी भी जब बाढ़ आ जाता है तब हम उसकी तैयारी करते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या है कि बाढ़ से पहले ही वो सब पूरी तैयारी कर लेते हैं। मैंने पूरे साल में अगर बाढ़ आना है, जून जुलाई में अगर बारिश होना है, तो जनवरी फरवरी में पूरी तैयारी कंप्लीट करके पहले ही से रखे हुए, कहाँ कहाँ हमको क्या करना है, किस समय कहाँ लेके पहुँचाना है, कौन सा मटेरियल, ये सब पूरा पहले तैयार हो जाता है उनका, क्योंकि भारत अभी इसको नहीं अपनाया है। Flood forecasting techniques. The United States, European Union and Japan have shifted toward ensembled flood. मतलब ensembled मतलब पहले ही से वो क्या कर लेते हैं, सब चीज़ को ensemble कर रख लेते हैं कि ये चीज़ हमको इतना पहुँचाना है। Flood forecast models and क्या है भाई, इंडेंशन मॉडलिंग टेक्निक्स इंडिया हैज जस्ट एडॉप्टेड डिटर्मिनेटिक फोरकास्टिंग। क्लियर है? तो यही बात है लास्ट तक। इतना बाढ़ में इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। यहाँ पर 2 प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। एक प्रश्न तो ये कंप्लीट हुआ कि एक तो ज्योग्राफी का कंप्लीट हुआ और एक साइंस टेक का भी कंप्लीट हुआ। इसमें एक और जोड़ दीजिएगा जो हमने नहीं जोड़ा है, मैसेजिंग सिस्टम। मोबाइल पर क्या करेंगे हम, मोबाइल के थ्रू हम लोगों को बाढ़ के समय मैसेज भेजेंगे, ये नहीं जोड़ा गया। और चीज़ जोड़ लीजिएगा अपने तरफ से, मैसेजिंग सिस्टम तो है ही, साथ में बिहार सरकार ने भी लॉन्च किया है इंद्रब्रज एप्लीकेशन, जो थंडरिंग होता है उसके समय चेतावनी देगा वो, है ना। तो अभी तो जुड़ा हुआ बाढ़ से नहीं है, लेकिन उससे जुड़ा हुआ है, वर्षा से जुड़ा हुआ है। तो इंद्रब्रज एप्लीकेशन की भी थोड़ी सी चर्चा कर। हाँ, बिहार मौसम एप्लीकेशन, इसलिए मैं बजट इकोनॉमिक सर्वे में जो भी अनाउंसमेंट है उसको पढ़ लीजिएगा, वह ऐड कर देना है, ठीक है। हाँ, सेटेलाइट भी जोड़, हाँ सेटेलाइट सिस्टम भी जोड़ दीजिए। सेटेलाइट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एरिया की पहचान हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यही है बस। और टेक्नोलॉजी वाले में डालेंगे उसको इसमें नहीं डालेंगे। जहाँ पर साइंस टेक्नोलॉजी का रोल पूछेगा वहाँ डाल देंगे। हो गया। मुझे लगता है कि पॉइंट सब कमेगा नहीं, आराम से शॉर्ट लॉन्ग दोनों नोट्स आपका अब लिखा। इसको भी ग्रुप में भी डाल दीजिए, इस नोट्स को अभी डाल दीजिए, फिर बाद में फिर इन लोगों को लिख नहीं पाता है तो अभी डाल दीजिए ना तुरंत। हम इस लोगों को प्रॉमिस किए कि क्लास में बैठा के डलवा देंगे, अभी डल जाएगा तुरंत। दोनों डाल देते हैं, कल वाला मानसून वाला भी। पर सुन लीजिए, मानसून का जो है ना वो क्वेश्चन इंग्लिश में प्रिपेयर नहीं है, तो वो हम करवा देते हैं इंग्लिश में भी। ये कोई दिक्कत समझने में हुआ? अगर कोई डाउट है तो पूछिए। और नया पुराने की बात नहीं होती। आप नए सभी लोग यहाँ नए हैं, कोई पुराना बच्चा नहीं है। मेंस के लिए सभी लोग न्यू हैं। तो जो भी सवाल आप मन में है, डाउट मन में है, जो परेशानी, हमसे बोलिएगा तब ना परेशानी हल होगा। बोलो कोई परेशानी है तो, कोई प्रॉब्लम्स हुआ, इंग्लिश हिंदी को लेकर कोई परेशानी हुआ तो बताओ। नहीं हुआ, चलिए ओके, ऑल द बेस्ट। अब आपका आर्ट एंड कल्चर चल रहा है। कल क्या पढ़े थे आप लोग? मौर्य कला पढ़े। अभी चल ही रहा है, कोई बात नहीं, आराम से पढ़िएगा, थोड़ा ज़्यादा होगा। नहीं, हमारा स्पीड तेज है गुरु। दिक्कत इस बात के, कल अगर मानसून हम लिखवा दे तो मानसून ख़त्म नहीं कर पाते, क्योंकि बच्चे लिखते धीरे धीरे। सर मेरा छूट गया, फिर बोलिए। थोड़ा इसलिए चाहते हैं लिखवाने वाला काम ख़त्म किया जाए। उससे आपको भी फ़ायदा क्या होगा, जब आप लिखने में बिजी होते हैं ना,
फिर आप सब सुनते नहीं हैं। ऐसे क्या कि आराम से आप सुन रहे थे, अब लिखा हुआ मिल गया, अब आपको नोट्स बनाने हैं केवल। ठीक है, चलिए हर दिन हम यही करेंगे। और मानसून का भी हम एक नोट्स बना के अंग्रेजी हिंदी दोनों में उसको हम सेंड कर देंगे, और ऐसे ही चलेगी क्लास। और कोई भी डाउट हो, अच्छा ग्रुप में हम हैं क्या, मेंस के ग्रुप में? हाँ, उस ग्रुप में ऐड करिए मुझे, कुछ मुझे ऐड भेजना होगा तो भेजेंगे। ठीक है, एडमिन नहीं बनेंगे भाई, कौन ऐड करेगा किसको, जोड़ देंगे। चलिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली क्लास में। कोई और डाउट तो नहीं है? चलिए इस बार निकालना है और वहाँ बेल बजवाना है इस बार अपने लिए। इसका रिजल्ट आए 69वीं का मेंस होगा दिसंबर में, रिजल्ट आ जाएगा मई में। मई से पहले नहीं आएगा, हम जानते हैं बीपीएससी कितना भांज ले, 5 महीना तो नहीं लेता है। मई में रिजल्ट आएगा, जून में तब तपाती गर्मी में आपका इंटरव्यू होगा। ब्लेजर उधर पहन के जाइएगा आयोग में, जाते जाते अंदर पूरा भीग जाइएगा आप। हम देखे हुए हैं, क्योंकि 65वीं का इंटरव्यू हम दिए थे अगस्त में, और इतनी गर्मी कि मतलब क्या कहें।